सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब सियासी तौर पर भी और इंतज़ामी तौर पर भी, यानी परफॉर्मेंस के लिहाज से भी और पॉलिटिकली भी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। सियासी चैलेंज उनके लिए ऑपोजिशन है और सारी ऑपोजिशन इत्तेफाक से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है और सारी ऑपोजिशन उनकी हुकूमत का खात्मा चाहती है। और जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक है तो उसमें इमरान खान साहब से वो तवक्कुआत वाबस्ता हैं लोगों को, जो तवक्कुआत खुद इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने से तकरीबन 24 साल पहले लोगों में उस्तवार की, और आज लोग उन तवक्कुआत की अमली शक्ल देखना चाहते हैं इमरान खान की गवर्नेंस या परफॉर्मेंस की सूरत में। तो ये दोनों चैलेंजेस और वक्त कम है, सिर्फ 2 साल या सवा 2 साल बाकी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के मुशीर, निशान इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब की जो फसाद तो बलागत है उसका तो एक ज़माना कायल है, और डॉक्टर साहब से आप कन्विंस ना भी होना चाहते हो, कन्विंस कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सारी पॉलिटिकली चैलेंज से अगर हम शुरू करें और दूसरे हिस्से में फिर हम गवर्नेंस पे बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जैसे बाहर आए तो उन्होंने सारी ऑपोजिशन पीडीएम को जो पारा पारा हो गई थी उसको यूनाइट करने की कोशिश की है। आपको लग रहा है कि कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अमीर। 2 बातें उससे पहले मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा 3 डिकेड या थोड़ा सा इससे ज़्यादा उसमें कुछ काम ऐसे किए इमरान खान ने पिछले जो 3.25 साल की हुकूमत है जो इससे पहले नहीं हुए थे। मिसाल के तौर पे डॉलर को फिजिकल सपोर्ट बाकायदा पीछे से अंदरूनी पहिया डॉलर का लगा के मसनूई स्टेबल किया जाता था। मिसाल के तौर पे जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उसके ज़रिए से हज़ारों घर मुख्तलिफ़ शहरों में बनना शुरू हुए, ये इससे पहले नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान है वो कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 60s की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद 70 के बाद एक डिक्लाइन आया जिसकी वजूहात में जाने की ज़रूरत नहीं है, के एतबार से एशिया में वन ऑफ द लीडिंग मुल्क समझा जाता था, और प्लानिंग के एतबार से ये डॉक्टर महबूबुल्लाह के ज़माने से, और 5 साल मंसूबे और वो सब। अब 2 तरीके थे इमरान खान के पास। अगर तब्दीली आप लाना चाहते हैं तो तब्दीली का मतलब है ट्रांसफॉर्म करना इस सिस्टम को, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपने ओवरहॉल करना है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको हर जगह, इकॉनमी में आपको नज़र आएगी, आपको जो मेगा जितने भी इशारे हैं मुल्क के उनमें आपको नज़र आएगी। दुनिया के वो इदारे जो पाकिस्तान में खैर की खबर नहीं देते थे, मैं आपको 2 की मिसाल देता हूँ। एक इदारा नहीं बंदा ही है लेकिन वो चूँकि मुल्क से भागे हुए इसलिए उनका भी मैं जिक्र करूँगा, नवाज शरीफ के अलावा। तो जितने थे वो सारे बदखबरियाँ दे रहे थे कि पाकिस्तान -2 में जाएगा इस साल। ग्रोथ रेट है वो 4+ में आप अल्लाह की मेहरबानी से जा रहे हो सकता है इससे आगे भी बढ़ जाए, लोग ये भी कह रहे हैं जो मईशतदान है। जो बैनुल अक़वामी इदारों ने दिया था वो भी अंदाज़े गलत साबित हो गए। अच्छा, ये क्या है? जब इसकी आप बात करें तो लोग कहते हैं जी इसकी तो और वजूहात हैं और वजूहात ज़रा बता देना, वो पहले क्यों नहीं आई? वो इसहाक डार को वो नज़र नहीं आई, उससे पहले वाले जो थे उनको भी नज़र नहीं आ सकी, एक पहलू। दूसरा ये है कि एक यहाँ के बहुत बड़े वो भी फसाद तो बलागत के दरिया बहाते रहते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क के अपने फ्लैट में बैठ के बहाते हैं। उन्होंने कहा था कि 11% माइनस तक ग्रोथ पाकिस्तान की जाएगी, इंडिया की पॉजिटिव जाएगी 11% तक। तो वो जो 11% था, और पाकिस्तान का तो वो ज़ाहिर है उनको इंडिया के मुकाबले में नज़र ही नहीं आ रहा था अमन की भाषा की वजह से, तो इसलिए उनके अंदाजे भी गलत साबित हुए। इंडिया, हमें कोई खुशी नहीं है कि किसी मुल्क के लोग तकलीफ़ में आऊँ, लेकिन वो 7.3 माइनस में चला गया ग्रोथ रेट के। उसको 47 के बाद से आज तक जो उनके अंदर के लोग हैं वो भी, और AFP की स्टोरी ने भी कहा है कि ये बिगेस्ट रिसेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया उसका वो सामना कर रहा है।
फिर ये है कि जब शुरू हुआ तो सारे कहते थे, लोग चीख चीख के इतना चीखे कि पता नहीं ऊपर से भी आवाज़ें आई दरख्तों की कि बंद करो यार, रात हो गई है, मुझे सोने दो, परिंदों ने कहा। लेकिन वो चीखते रहे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत पॉलिसी है। पार्लियामेंट में आपने तकरीरें सुनी कि इमरान खान को समझ नहीं है कि कोविड-19 क्या है। शहबाज शरीफ का आपने नाम लिया, उन्होंने मशवरा दिया, कहते हैं कि डेंगू वाला फार्मूला इस्तेमाल करो। डेंगू फार्मूले की 2 चीज़ें आपको भी याद होंगी, मुझे भी याद हैं। एक तो ये कि डेंगू फार्मूला ठीक करने, आप भी तो उनको डेंगू बरादरान बेचारों को जो वैन थी ना उसके ऊपर भी उन्होंने दोनों भाइयों के फोटो लगाए कि नहीं लगाए। तो डेंगू बरादरान तो किसी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद अपने आप को क्लेम किया। दूसरा जो उसका पहलू था वो ये था कि डेंगू ये है कि जी बर्तन खुले ना रखो, नालियां साफ कर दो। ये एक अनदेखी, उसमें मच्छर मारा जा सकता है, लार्वा जो उसका बीज आप समझ लें उसको भी तबाह किया जा सकता है। ये तो अनदेखी अनजानी चीज़ है जो किसी कमरे में हो सकती है। कोई एक कैरियर हो सकता है, दूसरे को वो दे के जा सकता है, खुद ठीक रह सकता है। ये तो एक बर्बादी थी 2 इशारे में। पहला इशारा ये कि बरतानिया जैसे मुल्क में डबल रोटी का क्राइसिस हुआ। दूसरा इशारा ये कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी टिश्यू पेपर्स जो थे उनका भी क्राइसिस हुआ। फूड चेन पाकिस्तान में किसी जगह नहीं टूटी। एक दिन में 2,500 बोरी हमने गंदम की और चीनी की मुख्तलिफ माफिया से रिट्रीव की। तो वो कहते हैं ये भी तो ऐसे ही हो गया ना। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि जो तब्दीली की अलामतें हैं, अगर कोई किसी की चश्मा अगर उसका दुरुस्त हो, किसी के मत न मारी, हाँ, तो उसको नजर आ रही है। मतलब शहबाज शरीफ साहब देखें, वो एक तो उनकी इंटरनल PMLN की एक फाइट है, एक नवाज शरीफ ग्रुप है, एक शहबाज शरीफ ग्रुप है, एक मुज़ाहमती ग्रुप है, एक मुफाहमती ग्रुप है। तो मुफाहमती ग्रुप को शहबाज शरीफ लीड करते हैं, साहबजादी नवाज शरीफ की मुज़ाहमती ग्रुप को लीड करती हैं, शायद ताक़ा नबासी भी उनके साथ है। तो ये एक तो इनका अंदरूनी टकराव, क्या ये PMLN को इंटैक्ट रख सकेगा? और शहबाज शरीफ जो अब मरियम को रिप्लेस करके PDM को लीड करना चाहते थे, वो कर लेंगे? पहले ही है कि इनकी पॉलिटिक्स क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। आप किसी से बात कर रहे हैं जो गेस्ट है, तो आपको पता होगी इसका प्रोफेशन फलाना है, तो फिर आप उसको गेस कर सकते हैं। इनकी पॉलिटिक्स सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी सरकार की हिमायत से इलेक्शन चोरी करना, 30-30 हज़ार एक हल्के में जैली वोट बनाए हुए हैं, इसीलिए EVM की मुखालफत कर रहे हैं, आई वोटिंग की मुखालफत कर रहे हैं, मशीन नहीं देखना चाहते, कानून को हाथ नहीं लगाना चाहते। और इस वक्त असल सूरत जो है वो ये है कि ये कर क्या रहे हैं, ये वो राज वापस लाना चाहते थे जिसमें खल्के खुदा का कोई राज नहीं होता था। वो राज अब नहीं आ सकता, दौर बदल गया है। आपने देखा कि ये जो राज आया है उसके बाद एक तो इंस्टीट्यूशनल वॉर ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में जो इदारों की जंग है वो ख़त्म हो गई। सही है। मसलन ऐसे जजमेंट्स आ जाती हैं कि लोग कहते हैं अब लड़ाई हो जाएगी, नहीं होती ना। ऐसे मरले आ जाते हैं, कहते हैं जी अब इदारे एक, और इम्कान भी नहीं है लड़ाई, नहीं हो ही नहीं सकती। इसलिए क्यों नहीं हो सकती, एक वजह उसकी प्राइम मिनिस्टर इमरान ने बताई है। वो कहते हैं कि इदारों को पता होता है कौन चोर है। अच्छा, और दूसरी उसकी वजह क्या है, जो पैनामा के बाद एक ग्लोबल चेंज आई है, एक तब्दीली तो यहाँ थी, ग्लोबल चेंज आई है, वो ये कि अब सारी दुनिया को पता होता है। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा असेंबली में खड़े होकर, उन्होंने कहा ये इमरान खान ने तो बड़ा जुल्म कर दिया, लोगों को बता दिया, चोर जिनको नहीं पता था उनको भी पता लग गया कि चोर हैं। तो ये सारी दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा भी इदारे ऐसे मौजूद हैं जो बता देते हैं कि कौन चोर है। फिर जिस मुल्क में, मिसाल के तौर पे किसी अरब मुल्क में हो, किसी जमैकन मुल्क में हो, किसी अफ्रीकन में हो, किसी यूरोपियन मुल्क में हो, या अमेरिका में या कनाडा में, अगर किसी के असासे हैं, कई ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पूरे गांव और मोहल्ले ख़रीदे हुए हैं, और वहाँ टैक्सी भी पाकिस्तानी सियासतदानों की चलती है और किसी की नहीं चलने देते। तो जो असल इशू है वो ये है कि अब ग्लोबल विलेज का एक नुकसान ये हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो बादशाह थे उनको, कि वो पकड़े गए। इसमें किस जगह नवाज शरीफ, एक सवाल मैं आपसे करके मैं आगे बढ़ता हूँ फिर आपके सवाल की तरफ, मुझे ये बताएं कौन सा काम ऐसा था कौम के लिए नवाज शरीफ अधूरा छोड़ के गए जिसके लिए वो वापस आएंगे तो वो कमाल कर देंगे, वो तो सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के। अभी रह गई थी कसर नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, पॉलिटिक्स इनकी ये है। अब इसको ज़रा कंपेयर कर लें इमरान खान से। वो सेल्फलेसली, आप ज़्यादा नज़र रखते हैं, आपका ये प्रोफेशन है नज़र रखना, ख़बर रखना और इसका हुनर रखना कि इसको मुल्क के हक में और सच्चाई के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। वो सेल्फलेसली जो उन्होंने ये 2-3 साल लगाए हैं, उसका नतीजा ये हो गया है कि एक सवाल आया था सेनेट में
तो मैं उसकी जब मैंने वो डिटेल पढ़ी, उस सवाल की बारी नहीं आ सकी, वरना वो कल आता सामने भी, कि जो रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूशनल हुए हैं उनमें से एक रिफॉर्म जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए वो इतना बड़ा रिफॉर्म है कि जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये रिफॉर्म्स जिस स्टेज के ऊपर भी हैं इन्होंने सामने आना है। अब हुआ क्या है, जो तेज़ी लगी है इसलिए कि ये जो बजट है ये खैर की खबर भी ला सकता है, उनको डर ये पैदा हो गया, ये उनके लिए एक रेड अलर्ट है। 11 तारीख को आ रहा है बजट जी, 11 तारीख को आ रहा है, शाम 5 बजे आएगा और उसके बाद घंटा 1.5 घंटा जो लगेगा, उसके बाद फिर यही बजट जो है ये जाके कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी ले होगा। सही। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि आप देखें कि इस हफ्ते में 2 तरह की तकरीरें हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये बजट जो अभी उन्होंने देखा नहीं, जो अभी कंपाइल हो रहा है, जो अभी बना नहीं, जो बजट सेमिनार जो था पीएमएलएन का, हाँ, उन्होंने कहा जी हमने नहीं, ये अवाम दुश्मन उनके, आप देखें ना, वो तो तोते वाला भी परेशान हो गया होगा कि इन्होंने फाल कहाँ से ढूंढ लिया है। दूसरा, जो पीपीपी के चेयरमैन है उन्होंने भी एक बहस शुरू करवा दी है, रायविंड का वजीर आजम और नवाब शाही सदर। रायविंड के वजीर आजम के साथ ये हुआ, नवाब शाही सदर के साथ। अब ये सारा एजेंडा अगर आप इकट्ठे करें तो आपके सवाल का जवाब मिलता है कि पीडीएम ने पहले दिन से लेके आज तक सवाए इसके कि हमें इक़्तिदार दे दो, बगैर मुंतखब हुए, बगैर अक्सरियत के, हुकूमत फौज सेलेक्ट कर लो, फौज आए और रुखसत कर दे, तो हमें सिलेक्ट करो और सिलेक्ट भी करो बगैर छाती देखे, बगैर एज देखे और बगैर क्वालिफिकेशन देखे। चले ये सियासी सवाल एक और कर ले। तुम बिलावल साहब को आप जानते हैं, अदरवाइज भी मरियम बीबी अभी पिछले 3 साल से उस तरह इमर्ज हुई हैं। मरियम और बिलावल साहब में आपको किसका पॉलिटिकल फ्यूचर नजर आ रहा है? देखें, ये बतौर तज्जियाकार, आप सियासी तज्जियाकार, चले तज्जियाकार की हैसियत से भी अगर मैं तज्जिया करूं, जो मैं नहीं करना चाह रहा था, तो देखें पंजाब में ही तो गेम है ना, हाँ, यानी न्यूमेरिकली स्पीकिंग बिल्कुल सही, पंजाब में गेम है। तो वो कहाँ है? आखिरी जो उनका नतीजा निकला है खुशाब में, पीपल्स पार्टी का जी 238 वोट हैं। सही है। तो इसी खातिर तो कत्ले आशिका से मना करते थे, अकेले फिर रहे हो यूसुफ बेकारवा होकर। फिर शहबाज शरीफ का जो मुस्तकबिल है, अगर वो कोई है, हाँ, तो वो नवाज शरीफ साहब के कोई ब्रांडेड जो उन्होंने पहने हुए हैं उसके नीचे है। उसका सबब ये है कि ये शहबाज शरीफ थे जिनको इस्लामाबाद में पंजाब हाउस में वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द किया गया था। उन्होंने बड़ा वो खाकी, वो झुक के बड़ा इंग्लिश एक फिल्म स्टार वाला उन्होंने सलाम किया, कोर्निश बजा लाए, सबका शुक्रिया अदा किया, अंदर से हमारे ग्राई निकल आए। 24 घंटे नहीं लगे। सही है। तो उनका मुस्तकबिल कहाँ आप देखते हैं? अब गेम ये है कि किसी तरीके से, ये तीनों जगह यही गेम है, दोनों ये भाई और वो भी, किसी तरीके से जो केसेस हैं, पहली दफा संजीदा केसेस। अच्छा, मैं उस पे अकाउंटेबिलिटी पे आता हूं। डॉक्टर साहब, बिलावल साहब, उनसे जान छुड़ा के एनआरओ में हमारा जवाब ये है, नो एनआरओ। अच्छा, बिलावल साहब बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे, बेनज़ीर खुद माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गोद में परवरिश पाई, तो माँ की तरबियत का भी असर। फिर बिलावल खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, फिर एक यंग, यानी कोई ऑब्सोलीट माइंडसेट नहीं है, यंग माइंडसेट है। फिर बरतानिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी में उनकी परवरिश हुई, तरबियत हुई वहाँ पे। लेकिन बिलावल का जो तर्ज सियासत है उसमें टिपिकल थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिशियन की झलक क्यों नजर आना शुरू हो गई? वही मैनूवरिंग, वही महल्लाती साजिशें। मुझे 1-2 बातें अपने तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मैंने देखी है, मैंने सारा। पहला ये है कि बीबी की जद्दोजहद थी, इन्होंने कहाँ की है। दूसरा ये है कि वो फुटवर्क करती थी। ये तो टीवी पे बैठ के प्रेशर करने से कोई लोग, जिनके आपने नाम लिए दोनों के, खातून भी और मर्द भी, अब बच्चे तो नहीं हैं अगरचे लोग कहते हैं, लेकिन वो जो खातून और मर्द हैं, मुझे ये बताएं किस कच्ची बस्ती में उन्होंने रात गुजारी है? घड़े का पानी उन्होंने कभी पिया? जोड़ की बाल्टी से कभी उन्होंने हाथ मुंह धोया या कुछ गुस्ल किया हो बिलावल साहब ने या किसी और ने, इस दर्जे के आदमी? ये सारा एक आर्टिफिशियल और इल गॉटन पैसे से औरा क्रिएट होता है। इसके वो फनकार जो आपके शोबे से भी कई ताल्लुक़ रखते होंगे, मेरे शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो सहूलतकार हैं, उनकी आप हिस्ट्री देख लें ना,
कि उनकी जितनी चाहतें यहाँ हैं इससे ज़्यादा चाहतें मेफेयर के साथ हैं, उतनी ज़्यादा फ्रेंच शैटूज़ के साथ हैं, हाँ। उतनी ज़्यादा जो और बाहर मुल्क से बनी हुई जायदादें वो है एक। और इसका दूसरा पहलू ये है कि करियर उसका होता है जी। जो लोगों की नब्ज़ को जानता हो। मसलन आपने भुट्टो साहब की बात की, तो भुट्टो शहीद ने तो कहा था कि जो अपने ख़त में अपनी बेटी को कि जो इक़्तिदार की जन्नत है वो ताकत का सरचश्मा लोग हैं उनके पाँव के नीचे है। तो ये पाँव तो छोड़िए, वो 4-5 मुलाजम आप रख लें, उनको कहें शाम को आपने तोड़ पट देनी है, जाके बह के आपने अड्डी मार के तरतीब ला देनी है, मदरसा आपने बन जाना है, किसी को बोलने ही नहीं देना। इससे नैरेटिव अगर बनता तो अमेरिका जैसे मुल्क में जिसको बहुत तरक्की याफ्ता कहना भी कम होगा, उससे भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता भी है और उनकी हेजमनी है, हर तरह की फायर पावर है उनके पास ग्लोबल पावर है वो। इसके बावजूद भी एक बंदा तकरीबन 80 लाख वोट ले जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 75-80 के दरमियान वोट ले जाता है पिछला प्रेसिडेंट ट्रम्प। हाँ जी, इतने ही है ना जी, ले जाता है ना। हाँ जी। तो अगर आप मीडिया पे जाते और तज्जियाकारों पे जाते तो उसको तो 500 वोट मिलना चाहिए था, वो तो कहीं होता ही ना। तो इसलिए ये मेरा ये ख्याल है कि ये शाखे नाजुक पे बैठे हुए हैं, इसलिए पॉलिटिकल करियर वाली बात नहीं है, ना पायदार है, मैनेजमेंट की बात। मैनेजर्स इनके पास अच्छे हैं। अच्छा, आप चूंकि इंटेलेक्चुअल भी हैं, सिर्फ सियासतदान ही नहीं है, तो डॉक्टर साहब फिर ये इमरान खान साहब 68-69 उनकी एज होगी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब सब ऑलमोस्ट 2-3 साल के एज फैक्टर से। लाइफ इज़ नॉट इमॉर्टल। तो हमारे सामने अगर कोई नेक्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप है वो तो मरियम और बिलावल की सूरत में थी। तो आप कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल अवामी है नहीं, ये तो वो सोने का चम्मच लेके, और इनका लाइफस्टाइल जो है वो भी एरिस्टोक्रेसी नज़र आती है, झलकती है इनके लबो लहजे से। तो ये फिर हमारा मुस्तकबिल क्या है इसका? देखिए, जो अंजमन गुलामा है ना इनके पीछे, उसके अंदर भी इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, वकील हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो सारे ही तंग हैं और कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपनी मन की बात ही ना कभी कर सकूं। कोई भी नहीं चाहता कि अमीर अब्बास का मुस्तकबिल ना और उसके बच्चों का मुस्तकबिल उनकी मर्जी के मुताबिक ना हो। एक दूसरा ये है कि सिवाय इस पैसे की मैनेजमेंट के इनकी जड़ें कहाँ हैं? इनकी जड़ें भी मैनेजमेंट में। जैसा 30-35 हज़ार अगर जाली वोट किसी जगह पे बना हुआ है, हाँ, और किसी जगह पे अगर कच्चे के डाकुओं की हुकूमत और उनको असला पकड़ा के लोगों के ऊपर खौफ तारी करके 15-15 एक कबीले के बंदे खड़का के एक वारदात में, और उस माहौल से ये तासुर देना कि ये डाकू को सिंधी में कहते हैं धाड़ेल, कि इसके पीछे फलाना वडेरा है, इसके पीछे फलाना वजीर है, इसके पीछे फलाना है, और वो सबसे बड़ा है वो फलाना है। इस तासुर से, जिस तरह आप कहते हैं ना, जो आपने कहा वो सादा लफ्जों में आप कह रहे हैं कि सदा बादशाही अल्लाह की है, तो जाहिर बात है, अगर जाहिरी बात है और बाहरी बात है और आजमाई हुई बात है, तो ये फिर किस तरह से ये सिस्टम ही तो नहीं चल सकता ना कि ये दो खानदान होंगे। फिर डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी के भी की नब्ज पे आपका पूरी तरह से हाथ है। तो ये बावजूद बैड गवर्नेंस के, मैं आई एम वन ऑफ वेरी फ्यू जर्नलिस्ट जिन्होंने सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट और गोट जाके देखा है, वहाँ प्रोग्राम्स किए हैं जो बैड अच्छे प्रोग्राम्स आपने किए, देखे मैंने भी कुछ। जो बैड गवर्नेंस है, जो हालत है, ये पर हिप्नोसिस है पीपल्स पार्टी का कि वो लोगों को उस हिप्नोटाइज करती है लोगों को। कैसे लोग उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? कराची में क्या हुआ, ये कहाँ थे? जितने सर्वे आपने भी किए और जितने सर्वे जिसने भी किए, कहाँ थे? ये अभी 249 पैसे की मैनेजमेंट है ना। आपने देखा नहीं लोग बैठे हुए कर रहे हैं, आपने देखा नहीं लोग बैठे हुए लिस्टें बना रहे हैं। तो जिस दिन फेयर और फ्री इलेक्शन हो गया, इस सारी बात जितनी भी डिस्कशन है उसका एक कल्मिनेटिंग पॉइंट है, वो मैं उस पर आपको लेके जाता हूँ। वो ये है, जिस दिन पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन हो गया, पाकिस्तान के वो लोग जिन, आइए दोनों मिलकर उनकी अजमत को सलाम करें कि वो वाहिद है जो पाकिस्तान में से कुछ नहीं कमाता, बाहर से कमाता है, पाकिस्तान को भिजवाता है। बैरून मुल्क बैठा हुआ पाकिस्तानी, उसने इस साल 90 लाख तकरीबन, अच्छा इस साल उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो पैसे वो अपने वतन को भिजवाते हैं। वो कहते हैं वो भी तो वैसे ही हो गया।
वो डिजिटल रोशन अकाउंट को नहीं कहना चाहते रिकग्नाइज करें। वो इमरान खान ने जो इंसेंटिव्स नहीं, उनको एतमाद पहले दिया। कल किसी को मैंने सुना एक मैशतदान के इंसेंटिव्स भी कुछ उनको मिले। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा इंसेंटिव्स आप रहने दीजिए, गाड़ियां वाड़ियां उनको यहाँ पे काफी फैसिलिटी, इंसेंटिव्स रहने दीजिए। उस इंसेंटिव मिलने से और पहुंचने से पहले भी तो वो बेचते रहे ना, तो वो भी बिलियन डॉलर्स में ही होते थे ना पहले हमेशा। उनको आप शरीक इक़्तिदार नहीं करना चाहते। अच्छा, इसी पे जरा अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे आ जाते हैं डॉक्टर साहब। वो तो चलिए एक आपका अपना पर्सपेक्टिव है कि ये चूंकि दोनों धांधली चाहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में धांधली हो नहीं सकती, तो ये उसको मशीन को नहीं आने देना चाहते। तो ये जो एक सेकंड, अगर मैं, मेरा नहीं है ये, उनका है। मुझे ये बताएं किसने कहा कि मेरा इलेक्शन सेनेट में चोरी हो गया है? इन्हीं दोनों ने कहा। तो हमारा किधर से ये मौका आ गया? और कौन कहता है कि ये झुकते हैं, ये बिकते हैं, रायविंड के वजीर आजम को रियायत मिलती है, वो डील करता है और वो पहला सिलेक्टेड है, ये तो वाशिफ को बिलावल साहब ने कहा। तो ये तो उनका आपस में जो ना बामी, वो जो उनकी अंजमन सताइश बामी है, ये उसके नतीजे हैं सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये टिट्स एंड बिट्स में नहीं हो सकता, ये एक कॉम्पोजिट पैकेज होना चाहिए था। लेकिन एक चीज आपने भी चेरी पिकिंग किया आपकी गवर्नमेंट ने कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और उस पर भी एक हेड ऑन हेड हो गया ऑपोजिशन के साथ। एक तो ये भी हो सकता था कि उनको ला के बिठा के चोर को घर तक तो पहुंचाया जाए ना, पहले उनको झूठा तो साबित किया जाए। ये एक तो इस चीज को बाईपास करके कंसल्टेंसी को और एक तरफा हो गया। सेकेंडली ये कि इसके अंदर और भी तो चीजें आनी चाहिए थी ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, वो सामने नहीं आ रही। अच्छा, दो चीजें, बल्कि तीन इसके हिस्से। पहला यह है कि हमने टिट्स और बिट्स में किया, या एक जामे हमने इस्लाहात का वो रखा बिल असेंबली में। पहली बात ये 49 हम तब्दील कर रहे हैं उस बिल के जरिए से जो असेंबली में पिछले साल अक्टूबर में हमने पेश किया था। 49 इलेक्शन के निज़ाम में 49 सेक्शंस को हम तब्दील कर रहे हैं, कुछ नए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अक्टूबर से लेके आज तक कमेटी के चेयरमैन जो नून के हैं गालिबन, पूछ लें आप, कहां पड़ा हुआ बिल, क्यों नहीं पास किया उन्होंने? एक, इसलिए कि वो हाथ नहीं लगाना चाहते किसी कानून को। मैं इससे आपको पीछे ले चलता हूं जी, इससे पीछे चलिए फैटिव में तो वो कहते थे हम वोट देना चाहते हैं, और उन्होंने इतना बड़ा पुलंदा बना के हमें दे दिया एनआरओ का कि ये इमरान से हमें मनवा दें। उस वक्त क्या मसला था इनका? वो टिट्स बिट्स में हो रहा था, फैटिफ नहीं हो रहा था, वो इकट्ठा हो रहा था। और हमने जॉइंट सेशन किया, इसलिए कि एक बिल पे पीपल्स पार्टी ने वोट दिया सेनेट में, और दूसरे बिल पे उसी दिन नहीं दिया। ये फैटिफ के बिल्स की मैं बात कर रहा हूं। ये सारी जगह जाके कहते थे कि उनको कहें कि पहले हमें दे दें, मीडिया पूरा गवाए, एनआरओ दे दें, और उसके बाद हम फैटिफ। हमने फिर रिस्क लिया, जिसमें वो रिस्क था जो बाद में जब इलेक्शन हमारे शेख साहब हारे, हफीज शेख साहब, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने वो रिस्क लिया। उन्होंने कहा कि मैं साबित करूंगा कि मेरी अक्सरियत है, और अल्लाह ताला ने करम किया, 2-3 वोट बढ़ गए थे। वाडा ने भी नहीं दिया और स्पीकर साहब भी नहीं दे सके थे इसके बावजूद भी। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि जब आप कहते हैं हम मशीन ही नहीं देखेंगे, जब आप कहते हैं कि हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को राइट ऑफ वोट और राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, इंतखाब में हिस्सा लेने का हक भी हम नहीं देंगे, तो उसके लिए हमने कौन सा तरीका गैर आईनी इख्तियार किया? एक हमने दे दिया ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस इवेंचुअली असेंबली के अंदर जाएगा, और वहाँ से असेंबली या उसको पास करेगी और सेनेट उसको पार करेगी, या उसको पास नहीं करेगी। हमारी दोनों जगह अक्सरियत है। जो इलेक्टरल रिफॉर्म, मैं फिर दावा इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जी आए ना जी, आए। वो बताते क्यों नहीं? इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी, 1 वोट। ठीक, बजट के लिए भी मैं क्लियर कर दूं, 1 वोट चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। वो सिर्फ आईनी तरमीम है, उनके लिए चाहिए। तो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप ला रहे हैं, इसके लिए आईनी तरमीम नहीं, सिवाय एक के, जो हम शो ऑफ हैंड के जरिए से ओपन आइडेंटिफाइबल वोट जिसको कहते हैं, काबिल शनाख्त खुला वोट देना, जिसको शो ऑफ हैंड का नाम दिया जाता है, वो सेनेट में हम लाना चाहते हैं। एक उसके लिए चाहिए आधी लाइन की तरमीम, और एक चाहिए उससे भी छोटी तरमीम, जिसके जरिए से हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ड्यूल नेशनलिटी होते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दें। जब वो इलेक्शन लड़ चुके और जो जीत जाएगा वो विड्रॉ कर देगा, वो ओथ उठाने से पहले
अपनी बाहर की जो है शहरियत वो रिनाउंस या छोड़ देगा। सर एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। Sure. ब्रेक से वापस आऊँगा और फिर वो खूगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, तो फिर ज़रा परफॉर्मेंस की भी बात हमने करनी है, जिसके ऊपर इस वक्त बड़ा ववेला मचा हुआ है और वो उसकी पिक्चर को इतनी गुड्डी गुड्डी भी नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ। चौधरी निसार अली खान साहब, ये कैसा जोक है इस मुल्क के साथ, और जमहूरियत के नाम पे हमारे भी होंठ आप लोग सी देते हैं। इलेक्टेड आदमी है और वो 3.25 साल तक वो हल्फ नहीं उठाता। स्पीकर खामोश, आइन खामोश, असम्बली खामोश। गुलाम सरवर खान साहब, जुल्फी बुखारी साहब, ये जो रिंग रोड प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गया। तो उस्मान बुज़दार साहब अगर इतने ही जाजिब तवज्जो, जाजिब नज़र शख्सियत हैं, तो ये बाकी 21 करोड़ 99,99,999 को क्यों नहीं नजर आ रहा? शहबाज शरीफ साहब ने वो ऐसा कौन सा पंजाब में काम किया जिसकी वजह से पंजाब का हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा हो गया कि इंडिया से लोग इलाज कराने आ रहे हों। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, चौधरी निसार अली खान साहब, ये कैसा जोक है इस मुल्क के साथ, और जमहूरियत के नाम पे हमारे भी होंठ आप लोग सी देते हैं। यानी इतना ब्लेटेंट जोक्स डेमोक्रेसी के साथ। एक इलेक्टेड आदमी है और वो 3.25 साल तक वो हल्फ नहीं उठाता। स्पीकर खामोश, आइन खामोश, असम्बली खामोश। किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये इतनी हक तलफी लोगों की? थोड़ा पीछे चलते हैं जी। इसाक डार, बिल्कुल, उस बेगम कुलसूम नवाज पहले इलेक्ट हुए। बेगम कुलसूम नवाज, आपको पता है नवाज शरीफ साहब की वालदा MPA थी? नहीं मुझे। अच्छा, पंजाब असेंबली से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बेगम शमीम अख्तर जी, उन्होंने कभी हल्फ लिया? ये किस सन की बात है? ताज़ा 18 तक। 2013 में नवाज शरीफ साहब की वालदा? इफ आई एम रॉन्ग आई अपोलोजाइज। अच्छा, आई डिडंट नो। रिजर्व सीट पे होंगी ऑब्वियसली। बस सीट जो मर्जी हो पाकिस्तान की है। एक आदमी को लाने के लिए वोट पड़ते हैं या उसको नॉमिनेट किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस है। करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं। बिल्कुल ऐसे। एक सीट पे भी मिलियंस के हिसाब से पैसे खर्च होते हैं। जो असल इशू है वो फिर वहाँ लौट के आ गए। मैं ज़रा ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपका मेरा और पूरी कौम का एक काबिल फ़ख्र तबका है, तो जो बन जाएगा वो उस दिन सिर्फ वो एक इख्तलाफ उन्होंने किया हमारे साथ, वो भी ज़ुबानी गुफ्तगुओं में अभी तक किया है। अक्टूबर पिछले साल से लेके जो बिल पड़ा हुआ है उसमें उन्होंने एक तरमीम भी नहीं डाली। ऑपोजिशन एक तरमीम, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, एक तरमीम भी नहीं। बिल तो हमने बना के पेश किया ना, गवर्नमेंट ने, मैंने इंट्रोड्यूस किया कौमी असेंबली में। अच्छा, अब इशू क्या है उनका? इशू ये है कि वो कहते हैं कि नहीं, जो ही वो इलेक्शन के कागजात दाखिल करे तो वो, यानी जमा करने वाली बात है ना बंदे को, कि वो अपनी 40 साल पहले या 20 साल पहले ली गई मेहनत से ली गई शहरियत पहले छोड़ दे, और फिर हार जाए तो दोनों तरफ से गया। दोनों तरफ से गया। यू हैव राइटली अंडरस्टूड। और ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि विद देम दिस इज नॉट वेरी कॉमन, कि कॉमन सेंस की भी बात माननी है गवर्नमेंट की। एक दूसरा ये है कि जो बाहर के लोग हैं उनको हम नायकॉप है, दूसरे और भी बहस हो सकती है किस किस शनाख्त को शामिल किया जा सकता है या निकाला जा सकता है, वो तजवीज़ ही देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं जी, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का बिल भी हम नहीं मानते। जो आपने कहा ना जी चेरी पिकिंग हमने की, उसमें दो सिर्फ आधा पेज भी नहीं बनता। पहला हमने एक आर्टिकल अमेंड किया जिसमें कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इलेक्शन कमीशन वोट का हक दे, ये लफ्ज़ हैं उसके। अच्छा, एक ये हो गया। इसमें गलत क्या है और इजाफा क्या होना चाहिए बता दीजिए। सही। दूसरा हमने जो कहा वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले इख्तियार नहीं देता था कानून, अब देता है। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए से वो अगला इलेक्शन कराएं। अगले इलेक्शन के बाद आप क्या चाहेंगे कि इस कौम को कोई सुकून और सुख का सांस मिले और हारने वाला शुक्रिया अदा करके वोटर्स का और घर बैठ जाए, या फिर आप एक PDM चाहते हैं जिसमें फिर एक खाकी खाकसार आए हुए हों और लठ लेके पीछे 5 साल के लिए, और वो कहें और इस्लामाबाद में खड़े होकर वो ऐलान कर रहे हो कि इक़्तिदार मेरे हवाले करो, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मेरे बगैर मुकम्मल नहीं है और 3 दिन है तुम्हारे पास। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो कह रहे हो। किसी और मुल्क में हो तो किस चीज़ का पर्चा होता है आपको पता ही है, और सज़ा कितनी है वो भी आपको पता ही है। तो उसको रोकने के लिए सारे गुफ्तगुएं करते रहे।
अभी भी कुछ कर रहे हैं। आपने बताया ना कि वो भी उसको चोर कहता है, मैंने भी बताया वो उसको चोर कहता है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। तो उसको ख़त्म करने का क्या तरीका है जी, मुझे बताएं ना। इसके अलावा कोई तरीका ये है कि हम कौमी असम्बली में आइनी और कानूनी तरामीम करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लगा के बैरून मुल्क जो आई वोटिंग के ज़रिए से वो करेंगे बैठे हुए लोग। आप यहाँ जो अफ़गानी महाजिर और गैर कानूनी तौर पे भी अगर कोई बैठा हुआ है तो वो भी वोट डालता है आपके यहाँ? नहीं डालता? बिल्कुल डालता, हर दफ़ा डालता है। तो ये पाकिस्तान के लोगों ने क्या गुनाह कर लिया है कि वो पाकिस्तान के लिए कमाऊ पूत वो हैं और उड़ाऊ पूत कहते हैं हमने उनको उड़ाना है सिर्फ। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गुलाम सरवर खान साहब, जुल्फी बुखारी साहब, ये जो रिंग रोड प्रोजेक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था और ये डेवलपमेंट, यानी अगर ये बन जाता तो इमरान खान साहब को इन टर्म्स ऑफ वोट इसका बहुत बेनिफिट मिलता पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद से। तो ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गया। उधर शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर का रिंग रोड मुकम्मल कर दिया, आप लोग शुरू ही नहीं कर पाए और कंट्रोवर्शियल। देखिए मुकम्मल हुए जितने, उसके साथ साथ माल बार बनते रहे। यहाँ तो वो बंदा ही नहीं है। वो कहते थे जी खाते हैं साथ लगाते भी हैं। बात तो ठीक है, चलेगा, कम से कम लगाते नहीं, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। ये हदीस शरीफ है कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि दोनों फिन्नार होंगे यानी जहन्नुम में जलेंगे, जो देने वाला है और वो खाने वाला और खिलाने वाला और लगाने वाला जो भी हो पैसे गैर कानूनी तरीके से। असल बात यह है कि इमरान खान ने पहली दफ़ा एक रिवाज डाला है, वो ये है कि अगर कोई इल्ज़ाम लगता है, बेशक वो कैबिनेट मेंबर पे भी लगे, उसकी इंक्वायरी ज़रूर होगी। इदारा ही कर सकता है ना, प्राइम मिनिस्टर तफ्तीशी तो नहीं बन सकते। सही है। और जो वजीर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से और जलसे के ज़रिए तो नहीं ना अपना दिफा कर सकेगा। उसको उस जो भी रन ऑफ मिल है, कानून का जो अमल है, उसमें से गुजरना पड़ेगा। देयर आर एग्जाम्पल्स बिफोर यू, जिसमें सब्तैन खान है, अलीम खान है, मुझसे ही तो शुरू हुआ था। बिल्कुल, हाँ, सबसे पहले तो आपका। तो लोग जितने भी आएंगे, जिस तरह अब जुल्फी साहब पीछे हट गए, तो वो सारे इंक्वायरी भी होगी और इंक्वायरी कंप्लीट होगी और उसमें से जो कानूनी अमल है जिसकी रिकमेंडेशंस भी आई हुई हैं, इंक्वायरी बल्कि जारी है। लेकिन एक शख्स को बचाया वज़ीर आज़म ने, फैसल वाडा साहब को। ये इमरान खान साहब से कैसे? ये इमरान खान साहब के कैसे सर इस तरह से कि सबसे पहली बात तो ये कि एक तो उनका स्कैंडल आया कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का, जिस पे खबर आई, एलिगेशन ना जी, चले एलिगेशन आया। दूसरा ये कि उन्होंने हल्फ, वही जो मामला डुबल नेशनलिटी वाला, उन्होंने जाली या झूठा हल्फनामा जमा करवाया। जिस वक्त वो हल्फ दे रहे थे उस वक्त वो डुबल नेशनल। अच्छा, मैं दोनों पे बात कर लेता हूँ। पहला था वो चैलेंज हुआ, लोग गए अदालत में, को वारंटो रिट हुई, तो क्या हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई फैसला करके कहा कि इनका झूठा था जो इन्होंने अपना, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया उस फैसले? नहीं सुनिए, नहीं, उसका तरीका कानून में जो लिखा हुआ है अमीर, वो ये है कि हाई कोर्ट कहेगी इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन वो देख के फिर कार्रवाई करेगी। इसलिए और यही हुआ, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा तो बात खत्म हो गई। तो कहाँ फैसला आया किसी जगह, या अभी तक क्या कार्रवाई हुई? प्राइम मिनिस्टर को तो पता है ना? नहीं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर को ये पता है कि ऐसा कोई इल्जाम किसी जगह से साबित नहीं हुआ, ना हाई कोर्ट से साबित हुआ, ना इलेक्शन कमीशन से। ये मैं कह रहा हूँ, वो खुद तो पूछ सकते थे ना अपने वजीर से। अच्छा, एक ये हो गया। नहीं, अब तो हम दूसरी उसमें चले जाएंगे ना, दूसरी हैसियत में, वो छोड़ दीजिए। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि जो फैसल वाडा है, फैसल वाडा ने किसी जगह पे भी अभी तक उसके खिलाफ किसी इदारे ने ये डिक्लेयर नहीं किया जो डिस्क्वालिफिकेशन है या कोई इल्ज़ाम है। मिसाल के तौर पे जिसके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो, वो उस दिन उसके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई ना, तो प्राइमा फेसी कोई बात आ गई, इसलिए वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो इनके खिलाफ तो प्राइमा फेसी भी किसी ने नहीं कहा कि बज़ाहिर ये लगा मुझे और मेरे खिलाफ ये है, जो मैंने इसको जितना फॉलो किया। तो इसलिए इमरान खान से ये तवक्को मेरे ख्याल में नहीं की जा सकती, इसलिए कि पाकिस्तान में वो जिस कल्चर की वो बात करते थे ना जी, उस कल्चर की एक अलामत नहीं है, एक सबूत नहीं है, सबूत और अलामतें छोड़ते जा रहे हैं। पूरे ये ट्रैक रिकॉर्ड है 2 साल का। मैं उसकी आपको 2 मिसाल के तौर पर देना चाहता हूँ, दोनों साइड से मैं देता हूँ। एक तो 5 इदारे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा हमसे कुछ नहीं होगा इनके खिलाफ। 5 कौम के इदारे
अरबों रुपए उन पे लगते थे, उनके मुलाजमीन पे भी अरबों रुपए लगते थे, पांचों ने हाथ खड़ा कर दिया। इदारे वही थे, उनके सरबराह भी तब्दील नहीं हुए सिवाय एक के वो रिटायर हो गए। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो मुझे वो बता दीजिए कॉर्नर जिस जगह पे इन्वेस्टिगेशन ना हुई और जिस जगह पे लोगों के ऊपर हाथ ना डाला। ये एलीट कैप्चर था एक पूरा। और वो कहते थे जी कि नीचे पकड़ो, पटवारी पकड़ो, क्लर्क पकड़ लो और किसी पुलिस के पटवारी को, हवालदार को पकड़ लो। जी हाँ। एक दूसरा ये है कि एक ज़माना छोड़ के मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में कुछ लोगों को हटाया गया था, कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा कि अपने लोगों को कहा हो। उन्होंने एक गवर्नर हटाया था, 2 वजीर हटाए थे, गवर्नर केपी के थे, कि जब ये सबूत सामने आता है वो उसका इससे बड़ा मैं क्या और सबूत। 21 लोग थे जिन्होंने एमपीए जिन पे इल्ज़ाम आया, प्राइम मिनिस्टर ने वो निकाल दिए, एक वीडियो में आ गए। उसके बाद वो इलेक्शन का नतीजा निकलने के बाद, ये गवर्नमेंट बनने के 2-2.25 साल बाद एक वीडियो में आ गए, तो उनको भी मिनिस्ट्री उनसे भी वापस हो गई। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप अगर भरे हुए गिलास को देखेंगे तो 99% भरा हुआ है। उस्मान बुज़दार साहब की मोहब्बत में इतना क्यों गिरफ्तार हैं ये? उस्मान बुज़दार साहब अगर इतने ही जाज़िब तवज्जो, जाज़िब नज़र शख्सियत हैं, तो ये बाकी 21,99,99,999 को क्यों नहीं नजर आ रहा? 3 सवाल। एक दफ़ा मौलाना कौसर न्याजी जो थे, उनके एक बेटे मेरे कॉलेज सीनियर थे। अच्छा। वो एक एक्सीडेंट, मोटर बाइक के एक्सीडेंट में फौत हो गए। तो उस एतबार से मैं चूँकि उसी कॉलेज की यूनियन का मैं सदर था, तो उनसे रब्ता रहता था और कभी मुलाकात भी हो जाती थी। तो उनसे मैंने इससे मिलता जुलता एक सवाल किया। मैंने कहा ये सारे जितने बैठे हों, उसने कहा ये नवाब फलाना, ये सरदार फलाना, ये फलाना 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 फलाना, स्वाय खुर्शीद हसन मीर को छोड़ के, वो वकील है। मैं उस वक्त वकील नहीं था, कॉलेज स्टूडेंट था। तो उन्होंने कहा कि ये नीचे वाले लोग हमें हज़म क्यों नहीं होते। फिर मैंने किसी अपने, मेरा कोई अजीज़ था पिंडी में, तगड़ा है, तो उसको शेख रशीद साहब, ये वो पहली दफ़ा सुनेंगे ये बात, तो वो उनकी मुखालफत बड़ी करता था। तो मैंने उसको बुला के कहा, मैंने कहा जिनकी तू हिमायत कर रहा है उनमें से फलाना कोई ठेकेदार है, फलाना कोई, तो मैंने कहा ये कॉमनर तुम्हें क्यों नहीं बर्दाश्त होता, पहली बात। दूसरा ये कि स्वाय नौटंकी के, शोबाजी के, करप्शन के, शहबाज शरीफ साहब ने वो ऐसा कौन सा पंजाब में काम किया जिसकी वजह से पंजाब का हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा हो गया कि इंडिया से लोग इलाज कराने आ रहे हों। इंडिया छोड़ दो जी, उनके अपने घर के लोग, उन्होंने वो यहाँ से इलाज नहीं करवाते। एक दूसरा, एजुकेशन सिस्टम में अपने दादा परदादा समेत और पोतों समेत सबके नाम तालीमी इदारों पर लिखने के अलावा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म की? नहीं, उनके अपने बेटे सुलेमान ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। तीसरा, उनकी जो, बिल्कुल ठीक कहते हैं, तीसरा जो उनके अंडे ने तरक्की की, उनके दूध ने तरक्की की, उनकी भैंसों ने तरक्की की, उनके अकाउंट्स ने तरक्की की, उनके फालूदे ने तरक्की की, और उनकी जो चीनी है उसने तरक्की की। मुझे ये बताइए कौन सा आपके इलाके में, आपका इलाका भी मैं जानता हूँ क्या हुआ जो आप याद करेंगे? और जो 36 साल हैं उनके, 36 साल, उसके मुकाबले में इनका वो दूध सब कुछ मेरे इलाके में ही है। ये 36 महीने भी अभी इसको नहीं हुए। लेकिन डॉक्टर साहब 36 महीने अभी नहीं। अच्छा सुनिए ना, एक मुझे ये बताएं, उस पर करप्शन का इल्ज़ाम कोई लगाएं? एक स्कैंडल तो आया, वो शराब के लाइसेंस आप लाइटर मोड में हैं इसलिए डॉक्टर साहब। लेकिन ये जो आपका आर्गुमेंट है, इसका एक काउंटर आर्गुमेंट ये बनता है कि जो आप फरमा रहे हैं, ये शहबाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन तो बनती है, लेकिन ये आर्गुमेंट उस्मान बुज़दार की क्वालिफिकेशन नहीं बनता। एक ब्रेक से वापस आते हैं आखिरी हिस्से में। डॉक्टर साहब, पहले मैं इनकी पेस पे चल रहा था, अब इनको अपनी पेस पे चलाऊंगा। एक ब्रेक पे इमरान खान साहब ने 18 अगस्त को हल्फ उठाया था और 19 अगस्त को बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो पहला खिताब उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा अदालती निज़ाम लाऊंगा कि 1 साल के अंदर लोगों को इंसाफ, सारे केसेस लोअर कोर्ट से लेकर सुपीरियर कोर्ट तक केस कंक्लूड हो। आज सर आपकी, मैं ये साथ ही F8 कचहरी में मैं आज दरख्वास्त दे दूँ किसी सिविल कोर्ट में, मुझे नहीं पता कि मेरा केस 1 साल तक सिविल कोर्ट में लगेगा भी या नहीं लगेगा। मैं एग्री करता हूँ, इमरान खान भी एग्री करते हैं। जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में काम उन्होंने दिया हुआ था 1-2 जगह,
और लॉ मिनिस्टर साहब ज़ाहिर है वो इंचार्ज हैं उसके डिले पे इज़हार नापसंदीदगी ने, इज़हार नाराज़गी कैबिनेट में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से बड़ा लुत्फ़ आता है गुफ्तगू करने का और आर्गूमेंट करने का। तो डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ हम उस्मान बुज़दार को शहबाज शरीफ साहब के कंपैरिजन में तो तब देखें ना, अगर मैं ये कहूँ कि शहबाज शरीफ बहुत कोई टीपू सुल्तान थे या शहाबुद्दीन थे, मैं तो कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब के अपने क्रेडेंशियल ऐसे क्या हैं कि इमरान खान साहब उनको समझते हैं कि इंडिस्पेंसिबल है। आप जो कह रहे थे ना कि आपकी पेश, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये इस तरह से ही है कि जिस तरह इमरान खान को कोई नवाज शरीफ से कंपेयर करना शुरू कर दे। वो दोनों ब्रीड ही मुख्तलिफ है पर डिग्री मुख्तलिफ, यानी पॉलिटिक्स, तर्ज फिक्र, तर्ज जिंदगी और आमदन के जराए और सोचना, कानून की बालादस्ती को मानना, इज्ज़ का इजहार करना, तकब्बुर से परहेज करना, ये सारी खूबियाँ अगर आप देखेंगे ना तो मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती है उस्मान बुज़दार से कि उसका कंपैरिजन शहबाज शरीफ जैसे आर्टिस्ट से किया जाए। एक दूसरा ये है कि वो इलाका वो है जहाँ इस तरह की गुर्बत है जिस इलाके से उनका ताल्लुक है कि वो देखने के काबिल है। तो वहाँ से अगर कोई आदमी उठ के आ गया, और वो ऐसे ही नहीं आया कि उसने किसी जनानी से पहले रब्ता किया, उससे पहले ब्रिगेडियर क़य्यूम के घर के उसने दौरे किए और फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब के बच्चों को अपने बच्चे और बहनें और भाई करार देना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो इक़्तिदार में वो इलेक्ट हुआ है। इलेक्ट होने से पहले दो चीज़ें और जो नहीं पता थी ये, बल्कि जब उनका नाम आया तो मैंने ये बताया प्राइम मिनिस्टर को, मैंने कहा वो वकील भी हैं। अच्छा, मैं आपको याद है जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो मैं सारी बारों में गया था, आपकी बार समेत, मैंने कोई पाकिस्तान की बार नहीं छोड़ी। उस वक्त मुझे पता लगा कि ये वकील हैं, और फिर ये इमरान साहब को पता था कि ये तहसील के नाज़िम भी रह चुके हैं। तो वो एक नीचे से उठा हुआ ऐसा आदमी जिसकी अपनी स्ट्रगल है, और आने के बाद भी उसने ना कोई फ्रांस का शैटू ढूंढा, ना कोई लंदन में मेफेयर का दौरा किया। वो तो छुट्टी नहीं कर सकते। जो प्राइम मिनिस्टर के बाद जो दोनों हमारे वज़ीर आला हैं, महमूद खान को भी छुट्टी कोई नहीं मिलती, इनको भी छुट्टी कोई नहीं मिलती, बीमार होते हैं, इसके बावजूद भी काम करना पड़ता है। तो इसलिए ये तकाबुल दुरुस्त नहीं है। इनका तकाबुल इनके बाद आने वाला कोई इस इज्ज़, इनकसार और तवज्जो के साथ और बगैर किसी करप्शन में हाथ रंगे अगर कोई चलेगा तो फिर ये कहने वाली बात है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि ये जो ग्रुपिंग करते हैं आपस में पीडीएम वाले जी, ये कौन सी लीडरशिप लोगों को देना चाहते हैं जिसकी वजह से ऐसी तब्दीली आएगी कि लोगों को फौरी तौर पे पहले नेल्सन मंडेला याद आएगा और उसके बाद उस्ताद महातीर मोहम्मद साहब याद आ जाएंगे। वो कौन सी लीडरशिप है जो ये ऑफर कर रहे हैं, और वो कौन सी तब्दीली है जिसकी वजह से वो इमरान खान का एजेंडा छोड़ के और इनके पीछे लग पड़े। क्या इनका है क्या जी, सिवाय इसके मुझे नारा दो जी। आखिरी दो सवाल डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में जब आए तकरीबन 23-24 साल की सियासत पर, अब ये 3 साल का इक़्तिदार, तो वो जो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स थी उनकी, और जिसकी वजह से उनको इतना, उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो इतना ऊपर गया, स्पाइक जिसमें आई, वो इमरान खान साहब का एंटी स्टेटस को होना था, एंटी इंपीरियलिस्ट माइंडसेट के साथ वो आए। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो लोगों को लगा कि नहीं, इमरान खान तो परवेज़ मुशर्रफ की तरह अब इक़्तिदार बचाने के चक्कर में लग गए हैं कि डंक टपाओ, कल का दिन कैसे मेरा इक़्तिदार का सूरज तुलू होगा, और वो जगह जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। पहले तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ नवाज शरीफ को हटा के आए थे, अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, बेशक कई लोगों को पसंद है, बीवी ने भी कहा था, उसको जस्टिफाई किया था। एक दूसरा ये है कि ये प्रोपेगेंडा पहले दिन से किया गया। लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ डे 1। पहले दिन इक़्तिदार में आते हैं इमरान खान और वो तकरीर कर रहे हैं असेंबली में। हाँ जी, उन्होंने कहा ये नायल है, उन्होंने कहा ये सिलेक्टेड है, और उन्होंने कहा कि इसको तो लाया गया है इसलिए इसको हम एक दिन भी नहीं चलने देंगे। ठीक, जब एहतसाब का अमल शुरू होता है तो शहबाज शरीफ असेंबली में खड़े होते हैं और खड़े होकर वो कहते हैं कि आइए हम मिल के एक शुरू करते हैं ऐसा काम जो इससे पहले नहीं हुआ। वो काम क्या है?
मिसाक मईशत हम करते हैं। मईशत तफसीत ही तो कौन सा मिसाक आप कहते हैं ना, ये फार्मूले मेरे पास, जिस फार्मूले से हम भट्टी से उठे और सारी दुनिया में हमने बट्टे लगा दिए और बट्टे बिठा दिए पूरे पंजाब के बजट के, नहीं कर सके वो। एक दूसरा ये है कि झगड़ा करने में और रिफॉर्म करने में बड़ा फ़र्क है। इफ़ यू वांट टू डू रिफॉर्म, मिसाल के तौर पे मेरे साथ इस सदी में ये लोग हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं इनके अंदर से टीम बनाऊंगा, इनकी आदतें बदलने की कोशिश करूंगा और अपने आप को भी मैं पिछली ज़िंदगी बदल के किसी नई ज़िंदगी में ढलूंगा जिसमें मुझे ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा टाइम मैं दूँ ताकि आप भी रिफॉर्म हो सके। ये वो काम है। या तो ये है कि पाकिस्तान में मुझे ये बताइए ना कौन सा इनकलाबी आया जिसने कोई इनकलाब पैदा कर दिया। जो भी आया सिवाय भुट्टो एक अवामी लीडर थे, उनके अलावा जितने भी आए वो एक दूसरे पे हमेशा इल्ज़ाम लगाते थे ये अरेंजमेंट से आया है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये सिलेक्ट होके आया है। जो इस वक्त तब्दीली आई है वो ये है कि मीडिया पे पहले तो ये होता था ना, एडिटोरियल कंट्रोल वो नहीं है, उसके कोई नेगेटिव पहलू भी लोग बयान करते हैं, मैं उसको पॉजिटिवली देखता हूँ। नाउ एवरी पर्सन हु हैज़ अ मोबाइल, जिसके पास है ना मोबाइल, वो एक सिटीजन जर्नलिस्ट है, छुप नहीं सकता। तो पाकिस्तान में वॉच डॉग पहले 3-4 अखबार होते थे और एक सरकारी टीवी होता था, अब एवरीबडी हैज़ अ वॉच। तो मेरे ख्याल में प्रोपेगेंडा है, पेड है, अच्छा कंटेंट है, पेड है, कंटेंट है, स्पॉन्सर्ड है, और जो स्पॉन्सर्स हैं वो सारे के सारे वो हैं जो पैसे बचाना चाहते हैं। आखिरी 2 सवाल। एक सवाल आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। इमरान खान साहब ने 18 अगस्त को हल्फ उठाया था और 19 अगस्त को बतौर वज़ीर आज़म जो पहला खिताब उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा अदालती निज़ाम लाऊंगा कि 1 साल के अंदर लोगों को इंसाफ, सारे केसेस लोअर कोर्ट से लेकर सुपीरियर कोर्ट तक केस कंक्लूड होगा। आज सर आपकी, मैं ये साथ ही F8 कचहरी में मैं आज दरख्वास्त दे दूँ किसी सिविल कोर्ट में, मुझे नहीं पता कि मेरा केस 1 साल तक सिविल कोर्ट में लगेगा भी या नहीं लगेगा। मैं एग्री करता हूँ, इमरान खान भी एग्री करते हैं। जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में काम उन्होंने दिया हुआ था 1-2 जगह, और लॉ मिनिस्टर साहब ज़ाहिर है वो इंचार्ज हैं उसके, लेकिन उन्होंने मायूस किया फ़रूक नसीम साहब, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछला जो कैबिनेट की मीटिंग थी, एक ये मंगल को नहीं हो सकी, अब अगले मंगल को नहीं है, क्योंकि मंगल को प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे बलूचिस्तान के दौरे पे, तो उन्होंने उसके डिले पे इज़ारे नापसंदीदगी नहीं, इज़ारे नाराज़गी कैबिनेट में किया। अच्छा, हाँ, ये बात कहने वाली है, इससे कि लोगों को पता लगना चाहिए ना कि आप प्राइम मिनिस्टर कंसर्न है इस बात। यस, वेरी मच। और फिर जो मुतलका लोग थे उन्होंने कहा कि हमें 2 हफ्ते आप दे दें। अच्छा। और 2 हफ्ते में वो सारी चीज़ें, ज़्यादा काम मैं ये भी बताता हूँ आपको कि ज़्यादा काम ज़ाहिर है लीड मिनिस्ट्री वो है, ज़्यादा काम प्राइम मिनिस्टर ने अपने तरीके से अपने दफ्तर में पूरा जोर लगा के रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ हो भी गई हैं। CPC की अमेंडमेंट आई, लेकिन वो KP की हद तक, पुलिस रिफॉर्म्स बाकी जगह होनी चाहिए थी, जहाँ जहाँ हुई पंजाब में अभी होनी है, यहाँ भी इस्लामाबाद में भी। अच्छा, 2 तरीके हैं इसके, एक ये कि फौरी तौर पे आए, और दूसरा ये है कि इसके जो 2, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अंजमन बहबूदी मरीज़ा अगर बनाएं तो उसमें सिर्फ डॉक्टर और नर्स हो तो मरीज़ किधर गया। तो ये जो निज़ाम है पूरा, इसमें जज और सिर्फ अगर वकील है तो लिटिगेंट कहाँ है? ये सवाल आपने किया ना, बिल्कुल लफ्ज़ आपके अपने थे, मेरे अपने, वो लिटिगेंट ओरिएंटेड। मिसाल के तौर पे अभी एक ऑर्डिनेंस आया है जिसमें ये जो वरासत है ख़वातीन की वो नहीं मिलती, तो अब जो वरासत का इंतकाल होगा कि वालिद मर गया है तो वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली, हाँ, एक कंटेंशियस 1-2 जगह होंगी जहाँ पे कोर्ट में कोई जाएगा, तो ये इस पे पूरी उनकी तवज्जो है। आखिरी सवाल सर, PDM में से पीपल्स पार्टी निकली, PDM तकसीम हुई, इनडायरेक्टली उसके बेनिफिशरी सबसे बड़े इमरान खान साहब हैं, उनकी हुकूमत है, डिवाइड एंड रूल हो गया। इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी ने बगैर नाम लिए उन्होंने इमरान खान साहब को बेनिफिट दिया है। और अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो हमें जरदारी साहब की आखिरी पेशी ना नैब में याद है, ना एहतसाब अदालत में, ना फरियाल बीबी कहीं पेश हो रही है। 2.25 साल पहले आखिरी गिरफ्तारी हुई थी पीपल्स पार्टी की बड़ी खुर्शीद शाह की, सितंबर 2019 में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी को आनन फानन इतना रिलीफ? गुड क्वेश्चन, ये आप नैब से पूछिए और नैब की अदालतों से, जहाँ इतना अरसा केस चलते हैं, कोई ना जाए तो अदालत कहती है ठीक है, नहीं आया तो कोई बात बेनिफिशरी तो और प्रोसिक्यूटर फिर कहता होगा ठीक है जी मुझे भी ये मंजूर है, जो मुझे पता नहीं है, हर केस में अलग। एक चीज़ मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा,
और वो ये है कि पाकिस्तान में हम आइडियलिज्म ना तलाश करें। मसलन कराची में या किसी और शहर में आपका कैमरामैन खड़ा होता है तो पूछता है जी हाँ जी सफाई की हाल है, तो कहते हैं जी ये भी कोई हाल है, ये देखें मेरे घर के दरवाजे पे कितना बड़ा गंदगी का ढेर लगा हुआ है। तो ये यहूदियों की साजिश तो नहीं है कि जहाज के जरिए से रात को उसके मोहल्ले में आके उसके घर के दरवाजे, वो तो खुद ही उसने फेंका होगा। गंदगी साफ करनी है पूरे मुल्क की, आप साथ दें, मीडिया साथ दे, कौन साथ दे। बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ मिला नहीं सकते अभी, नई तहजीब है, इसी में सेफ्टी है। हमेशा आप इज्जत बख्शते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत सारे तिश्ना तलब सवाल आते हैं, अगली नशिस्त में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।